हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज क्लास 9 के चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स लेकर आप लोग के बीच आए हैं। चूँकि ये चैप्टर का कंसेप्ट के लिए हमें 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाना होगा, तो आज हम पहले पार्ट में हैं। तो आज से जिस टॉपिक पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हम, वो टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, समस्थानिक, संभारिक और अपरूप, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष और परमाणु और परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम। आपके सिलेबस में रासायनिक संयोजन के नियम 2 नियम पढ़ना है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो है यहाँ पर ये देखिए, तो हमें ये जो देखना है रासायनिक संयोजन के 2 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब ये जो 2 नियम है इस पर हम चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान कार्य का नियम, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस समय कोई नया द्रव्यमान नहीं बनता है, बल्कि द्रव्यमान संरक्षित होता है। तो जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के 2 साइड होते हैं, एक बराबर या तीर के निशान के बाएं तरफ का और दूसरा दाएं तरफ का। तो जो भाग लेता है, जो सब्सटेंस भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है, जो रसायन भाग लेता है, वो अभिकारक कहलाता है, और जो उसके बाद अभिक्रिया के स्वरूप बनते के बाद जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम है, पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, यानी कोई नया मास नहीं आता है। यानी अगर हम रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट यानी अभिकारक है तो उसका जो कुल मास होगा, अगर उससे एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उसके कुल मास के बराबर होगा। दूसरा जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये कहता है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी यौगिक बनता है, तो उसमें अगर एक से अधिक परमाणु है, एक से अधिक तरह के परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे अगर हम कहते हैं जल, यहाँ बात करते हैं जल की, तो जल का अनुसूत्र होता है H2O। तो H2O यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 यानी 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है यानी 2:16। अगर हम सिंपल रेशियो, सरलतम अनुपात में देखें तो 1:8। कहने का मतलब है कि जल जब भी होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हर समय 1:8 में रहेगा, चाहे वो जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे वो नदी का जल हो, चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे वो हैंडपंप का जल हो। तो जल जब कहेंगे तो उस समय इसका मतलब है H2O, और H2O का मतलब ये हो गया कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हर समय 1:8 रहेगा। इस तरह से आपके सिलेबस में मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन के 2 नियम को पढ़ना है। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन केमिस्ट्री में ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम, एक महान वैज्ञानिक। डाल्टन को फादर ऑफ एटम्स कहा जाता है, यानी परमाणु के जनक।
डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे या पहले व्यक्ति थे जो कि साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक आधार पर परमाणु के बारे में जानकारी दी। ऐसे तो ये कहा जाता है कि जो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो परमाणु के बारे में जो है वो कंसेप्ट हमारा क्षितिजल पावक गगन समीरा जो है, यानी ये 5 तत्व से जो है वो बना हुआ है ये संसार। तो भारत का जो अगर प्राचीन इतिहास देखें, अगर उसके आधार पर देखें तो परमाणु का सबसे पहला कंसेप्ट कण्व नाम के बहुत महान व्यक्तित्व थे भारतीय इतिहास में हुए प्राचीन काल में। उन्होंने बताया था कि परमाणु कोई भी पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। लेकिन साइंटिफिक वे में वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले डाल्टन महोदय ने, जॉन डाल्टन ने परमाणु के संरचना को, परमाणु के बारे में वो बताया, परमाणु को डिफाइन किया और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एटम कहा जाता है, परमाणु का जनक या परमाणु के पिता। तो डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। तो आइए सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कुछ बात को जान लें। डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस कण का नाम वो परमाणु या अणु दिया। डाल्टन का ये भी कहना था कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है, वो परमाणु टूट नहीं सकता, परमाणु सबसे छोटा है, उसको फिर टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। डाल्टन महोदय ने अपने सिद्धांत में ये भी कहा कि हम किसी नए परमाणु का निर्माण नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी परमाणु का विनाश कर सकते हैं। इसके अलावा डाल्टन का कहना यह था कि किसी भी तत्व के, किसी एक तत्व के सभी परमाणु प्रत्येक दृष्टि से समान होते हैं, यानी आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। उसका परमाणु द्रव्यमान, उसका रासायनिक गुणधर्म, ये सभी जो है वो समान होंगे परमाणुओं के, अगर वो एक तत्व के हैं। इसके विपरीत अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान यानी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होंगे। तो मुख्य रूप से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें ये है। आइए हम एक नज़र डालते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु या अणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, यानी इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। ये डाल्टन महोदय का कहना था। तीसरा, नए परमाणु का ना निर्माण किया जा सकता है ना ही परमाणु का विनाश होता है। चौथा, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। पांचवा, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। छठा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब यह है, जब यौगिक बनता है तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जो मिलते हैं वो उनकी जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगा। यानी कोई जो है वो पॉइंट में नहीं होगा, यानी 1 के बाद वो 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ऐसा नहीं 1 के बाद 1.5 या 1.25 या 1.25 ये नहीं हो सकता है। और इसका जो 7वां पॉइंट है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसा कि हम लोगों ने स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखा था कि कोई भी यौगिक है उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो संख्या हर समय समान होगी। ये संख्या अलग अलग जगह अलग अलग वैरी नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम कहें जल, तो जल का मतलब होता है H2O, वो चाहे जल कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। उसी तरह से अमोनिया का NH3, तो अमोनिया का मतलब NH3 यानी नाइट्रोजन एक परमाणु और 3 परमाणु हाइड्रोजन। अगर मीथेन की बात करें CH4 का मतलब CH4 एक परमाणु कार्बन और 4 परमाणु हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये डाल्टन के सिद्धांत की मुख्य बातें। ये तो हुई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया।
अब हम इस सिद्धांत के क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं, क्या डिमेरिट्स है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे चर्चा करने से पहले हम कुछ शब्द जो है कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जैसे समस्थानिक, समभारिक और अपरूप। ये तीन जो टर्म है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष पर चर्चा करेंगे तो ये तीन टर्म आएंगे, तो पहले उनसे हम परिचित हो जाते हैं। ऐसे क्लास 10 में आपको इसके बारे में डिटेल से ये पढ़ना है, या फिर आपके आगे चैप्टर में भी कुछ ये आएंगे। तो सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक जिसको कि अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु की परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान या जिसे परमाणु भार कहते हैं वो अलग अलग हो तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे। यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा और डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक वेट अगर ऐसा होता है तो वो कहलाएगा समस्थानिक। इसके ठीक विपरीत अगर परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो वैसे परमाणुओं को हम लोग समभारिक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो एक हो गया समभारिक को आइसोबार कहते हैं। आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक यानी परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। समभारिक यानी आइसोबार जिसमें परमाणु भार जो है समान होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा। और तीसरा जो है वो है अपरूप जिसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। अपरूप का मतलब हुआ कि एक पदार्थ कई रूपों में पाया जाता है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हम कार्बन के अपरूप को लें तो जो लकड़ी का कोयला है वो चारकोल, वो भी कार्बन है। अगर काजल हम लेते हैं तो भी कार्बन है। ग्रेफाइट यानी पेंसिल जिसका हम लोग यूज करते हैं, जो लिखते हैं तो जो ब्लैक कलर का होता है, जो घिसता है, वो भी कार्बन है। और डायमंड, हीरा, वो भी कार्बन है। सभी कार्बन है, शुद्ध कार्बन है। ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन, गोल्ड भी डायमंड भी प्योर कार्बन और चारकोल भी प्योर कार्बन। तो कार्बन तो है लेकिन गुण जो है कुछ गुण पूरी तरह से अलग है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है तो ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि कागज़ में हम उसको अगर चलाते हैं तो वो घिसते हैं तो वो घिसा जाता है। तो एक जो है सॉफ्ट है, दूसरा प्रकृति में पाए जाने वाला मुलायम पदार्थ है। तो इस तरह से ये अपरूप। तो अब है प्रश्न ये उठता है कि इसको क्यों जानेंगे। इसलिए जानेंगे कि दोष में ये आएगा। तो पहले आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक जिसे अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिखे हैं, देखिए Cl यानी क्लोरीन। नीचे जो होता है किसी भी परमाणु का संकेत जो है, संकेत में बाएं तरफ जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है और दाहिने तरफ ऊपर में जो लिखा जाता है या तो मास नंबर होगा या एटॉमिक मास। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक मास का मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान। दोनों में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, इससे आगे के चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कई बार जो है द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान को एक ही अर्थ में हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35। और दूसरा क्लोरीन जब क्लोरीन है तो फिर परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 37। तो चूँकि जो परमाणु संख्या होता है वो उसका आइडेंटिटी होता है, नंबर होता है। जैसे परमाणु संख्या चेंज हो जाएगा वो परमाणु चेंज हो जाएगा। जिस तरह से किसी भी क्लास में स्टूडेंट का आइडेंटिटी उसका रोल नंबर होता है, रोल नंबर चेंज होने से स्टूडेंट चेंज हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार जो है या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो ये क्लोरीन क्या है, तो ये क्लोरीन के समस्थानिक हो गए। उसी तरह से कार्बन 12 और कार्बन 14। सी से कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। ये कार्बन परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 14। तो ये दोनों जो है वो समस्थानिक हो गए। अब दूसरा जो है, दूसरा हम आते हैं वो है क्या है, समभारिक। समभारिक का मतलब हो गया आइसोबार। दो या दो से अधिक परमाणु
जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समभारिक कहते हैं। यहाँ पर जैसे C614 यानी कार्बन, इसका परमाणु संख्या जो है वो 6 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 14 है। दूसरा जो है इसके देख रहे हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान जो है 14। तो यहाँ लोग देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है। उसी तरह से आर्गन आर्गन परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40। के यानी पोटासियम परमाणु द्रव्यमान 40 है, परमाणु संख्या 19 है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। तो इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार तीनों का 40 है यानी समान है लेकिन परमाणु संख्या तीनों अलग अलग है। तो ये तीनों समभारिक होंगे। अब जो है बात करते हैं अपरूप की, एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं तथा उनके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपरूप कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया भी उदाहरण कि कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और चारकोल। तो ये जो 3 टॉपिक्स है समस्थानिक, समभारिक और अपरूप, ये जब अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष पर, तो ये तीनों काम में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो हम लोगों ने ये देखा कि डाल्टन महोदय ने ये कहा था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन बाद में जब नए नए उपकरण बने, नई नई खोजें हुई तो ये पता चला कि परमाणु सबसे छोटा नहीं होता है बल्कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो प्रोटॉन पहला जो कंसेप्ट था डाल्टन महोदय का कि परमाणु अविभाज्य होता है और परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, बाद में जो है वो पता चला कि परमाणु जो है विभाज्य होता है। दूसरा जो है इसमें हम लोगों ने ये देखा कि परमाणु का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो यह है कि नए परमाणु का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं और न परमाणु का विनाश होता है। लेकिन जब नाभिकीय अभिक्रिया की बात करते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया में संभव है किसी भी परमाणु का विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है और नया परमाणु बन सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो जब हीलियम बना रहे हैं तो नए परमाणु बन गए और हाइड्रोजन जो थे वो हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में मिल गए यानी परमाणु का विनाश हो गया, तीसरे नया परमाणु बना गया। अब आते हैं समस्थानिक। हम लोगों ने पढ़ा डाल्टन के सिद्धांत में कि एक ही तत्व के सभी परमाणु प्रत्येक दृष्टि से समान होते हैं। एवरी एटम्स ऑफ एन एटम आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो ये जो है अगर आइडेंटिकल होता है यानी किसी एक तत्व के परमाणु के सभी गुण समान होते हैं तो हम लोगों ने देखा कि समस्थानिक में जो एक ही तत्व के परमाणु है, परमाणु संख्या जब सेम है तो एक ही तत्व के परमाणु है, लेकिन उनके परमाणु भार जो है अलग होते हैं, कई और गुण अलग होते हैं, बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे। उसी तरह से अगर अपरूप की बात करें तो अपरूप भी एक ही तत्व के हैं लेकिन अलग अलग रूपों में, जबकि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए कि उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ सभी रासायनिक गुणधर्म भी समान होने चाहिए। लेकिन अपरूप में हम देखते हैं कि एक ही तत्व के जो अलग अलग रूप में अलग गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि समभारिक में कि परमाणु के अलग अलग परमाणु के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, जबकि डाल्टन के सिद्धांत में ये बताया गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष पर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। पहला, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। दूसरा, नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का निर्माण और परमाणु का विनाश संभव है। तीसरा, समस्थानिक में समान तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कार्बन का दोनों का जो है कार्बन है यहाँ कार्बन 12, कार्बन 14 दोनों जो है समान तत्व एक ही तत्व के परमाणु है, जबकि इसके जो एक गुण परमाणु द्रव्यमान जो है
यानी एटॉमिक मास यानी परमाणु भार अलग अलग है, जबकि डाल्टन ने ये कहा था कि ये परमाणु द्रव्यमान अगर एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। अगला, समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग तत्व के परमाणु है, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान समान है, जबकि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार ये अलग होने चाहिए। उसी तरह से पांचवा जो है वो अपरूप के गुण अलग अलग होते हैं, जबकि अपरूप जो है एक ही पदार्थ के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कई दोष हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो परमाणु और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु क्या है? अब बात करते हैं हम परमाणु की। परमाणु यानी एटम। तो जब भी परमाणु को हम डिफाइन करेंगे, परमाणु की परिभाषा जब हम देंगे, तो हमें तीन चीज़ याद रखना है कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। दूसरा, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अगर ये तीन बिंदुओं को समाहित करेंगे तो परमाणु की परिभाषा होगी। यानी परमाणु क्या है? तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। और परमाणु हर समय गोलाकार होता है, यानी कोई भी परमाणु है वो उसका शेप जो होगा स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा। अगला जो टॉपिक है आज का वो है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, जिसे परमाणु भार या एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो किसी भी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो हमें ये बताती है कि किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना हल्का या कितना गुना भारी है। तो आइए परमाणु और परमाणु द्रव्यमान के परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, जिसको कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो बतलाती है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी या हल्का है। इसकी इकाई एकीकृत परमाणु संहति मात्रक, जिसको कि हम शॉर्ट में AMU कहते हैं, AMU है, और इसे U से निरूपित करते हैं। तो ये तो है परमाणु द्रव्यमान। अब चूँकि जब हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो हमें कुछ संकेत के बारे में जानना होगा। हमें परमाणु के संकेत यानी प्रतीक, जिसको सिंबल कहते हैं, परमाणु संख्या के बारे में जानना होगा और परमाणु द्रव्यमान के। तो आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर हम ये दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और इसे याद करना है। जैसे परमाणु, सबसे पहला जो है, हम यहाँ 4 कॉलम बनाए। पहला में परमाणु का नाम है, दूसरा में उसका प्रतीक यानी सिंबल है, तीसरा में परमाणु संख्या और चौथा में परमाणु द्रव्यमान। वो जो लगभग जो है वो परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या पर हम आगे चर्चा करेंगे, लगभग एक जैसा है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल H, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। अब दूसरा जो है वो दूसरा है हीलियम की परमाणु संख्या संकेत He, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4। तीसरा लिथियम संकेत Li, परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 6.9। चौथा बेरिलियम का संकेत Be, परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 9 है। बेरिलियम के बाद बोरोन B, परमाणु संख्या 5 और द्रव्यमान संख्या 10.8। कार्बन सिंबल C, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन सिंबल N, परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। इसके बाद ऑक्सीजन O, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9
और परमाणु द्रव्यमान 19। नियोन Ne परमाणु संख्या 10, परमाणु द्रव्यमान 20। सोडियम Na सैम्बल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम सैम्बल लिखते हैं तो सैम्बल में पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होगा, इसीलिए नियोन में N कैपिटल E स्मॉल। सोडियम जो है, सोडियम में N कैपिटल A स्मॉल। तो सोडियम का सैम्बल Na, परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27। सिलिकॉन Si, परमाणु संख्या 14 और परमाणु द्रव्यमान 28। फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 31। गंधक जिसको कि सल्फर कहते हैं, सैम्बल S, परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32। क्लोरीन Cl, परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.5। आर्गन सैम्बल Ar, परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40। पोटासियम सैम्बल K, परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39। कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। उस स्कैंडियम Sc, परमाणु संख्या 21, परमाणु द्रव्यमान 45। टिटेनियम सैम्बल Ti, परमाणु संख्या 22 और परमाणु द्रव्यमान 48। वैनेडियम V, परमाणु संख्या 23, परमाणु द्रव्यमान 51। क्रोमियम Cr, परमाणु संख्या 24, परमाणु द्रव्यमान 52। मैग्नीज Mn, परमाणु संख्या 25, परमाणु द्रव्यमान 55। लोहा परमाणु संख्या 26 और परमाणु द्रव्यमान 56। कोबाल्ट Co, परमाणु संख्या 27, परमाणु द्रव्यमान 59। निकेल Ni, परमाणु संख्या 28 और परमाणु द्रव्यमान 58.6। तांबा जिसको कि कॉपर कहते हैं, सैम्बल Cu, परमाणु संख्या 29 और परमाणु द्रव्यमान 63.5। जस्ता Zn, परमाणु संख्या 30 और द्रव्यमान संख्या 65। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण परमाणु, उनके सैम्बल और परमाणु संख्या है। तो आज का जो ये मेरा क्लास है, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये जो परमाणु और अणु इस चैप्टर का पार्ट 1 में हम लोग आज यहीं पर जो है वो चर्चा को समाप्त करेंगे और इसके बाद पार्ट 2 और हो सकता है पार्ट 3 लेकर जब आएंगे तो इस चैप्टर के रेस्ट टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये जो परमाणु का संख्या है, परमाणु संख्या, परमाणु का सैम्बल और परमाणु द्रव्यमान, इससे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, चूँकि आगे बहुत काम आता है। तो इस तरह से आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।